हेलो एवरीवन, वेलकम बिगिन। हम लोग अभी आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो कि घटनाचक्र बुक पर ही आधारित है। सारा क्वेश्चन आपके घटनाचक्र बुक से लिया गया है, यानी कि जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे वो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। सबसे पहला सवाल है, एक रानी थी मैरी प्रथम। रानी का नाम क्या था? मैरी प्रथम। उनको ब्लडी मैरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्लडी मैरी। अगर हम बात करें, पहला भारत में पहला समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो उसमें आपका जवाब होना चाहिए उदंत मार्तंड। क्या नाम होना चाहिए? उदंत मार्तंड। ये जो है पहला हिंदी समाचार पत्र है। अगला सवाल है, मदन मोहन मालवीय, नाम तो सुने होंगे। इन्होंने 3 पत्रिकाएं शुरू करी थी, समाचार पत्र। पहला था लीडर, हिंदुस्तान, और तीसरा था अभ्युदय। इससे रिलेटेड सवाल आपसे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इससे रिलेटेड ट्रिक भी बना सकते हैं। मदन मोहन मालवीय ऐसे लीडर थे हिंदुस्तान के लिए जो कि कभी अभ्युदय नहीं होंगे। और मदन मोहन मालवीय का एक सरनेम था महामना। क्या नाम था? महामना। किनका था? मदन मोहन मालवीय जी का था। अगला सवाल है, सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश एक पुस्तक है जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगर इसके हम लेखक की बात करें तो करसनदास मूल जी है। वहीं पर सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो दयानंद सरस्वती है। वहीं अगर हम लोग सोम प्रकाश की बात करें तो वो विद्याभूषण है। लेकिन सत्य प्रकाश की बात करें तो वो करसनदास मूल जी हैं। अच्छा, ये बुक कब लिखी गई थी? तो 1852 में। एक महिला थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उन्होंने क्या किया था, क्रीमिया के युद्ध में जो भी सैनिक उसमें घायल हुए थे उनकी बहुत उन्होंने सेवा करी थी। किन्होंने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसलिए उनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है किनको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। भारत में भी एक व्यक्ति हैं जिनको कि लेडी विद द लैम्प नहीं बल्कि उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल भारत का, तो वो है सरोजनी नायडू। भगत सिंह को फांसी तो तय ही था, होना ही था, क्योंकि उनका लाहौर षड्यंत्र 1928 की घटना में उनको दोषी पाया गया था। लेकिन वो अपने इंडिया को अपने लैंड को वो ड्रीम लैंड की तरह देखते थे। तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड। तो उसके लेखक कौन है? भगत सिंह। और इंकलाब जिंदाबाद वो भगत सिंह का ही नारा था। इसके बाद यदि हम लोग बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो आप जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनके अगर उपाधि की बात करें तो इनको लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लेकिन सवाल आता है कि लोकमान्य इनको उपाधि किन्होंने दिया? तो बात है 1896-97 की, जब महाराष्ट्र में अत्यधिक कर के लिए डिमांड किया जा रहा था। तो इस कर के ना देने की अपील करी थी बाल गंगाधर तिलक ने 1896 से 97 में। इसके बाद जो है इनके नाम के साथ में लोकमान्य लग गया, यानी कि लोकमान्य तिलक, यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका एक नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखिएगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किन्होंने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र भी शुरू कराया गया था। कौन कौन सा? एक केसरी था, दूसरा मराठी था। इन दोनों पत्र की शुरुआत उन्होंने कब की थी? 1881 में। इन्हीं दोनों पत्र की शुरुआत के कारण इनको 1882 में इनको जेल हो गया था। लेकिन केसरी में जो इन्होंने होम रूल लीग से रिलेटेड जो पत्र इन्होंने लिखा था, उसके लिए 1908 में मांडले जेल भेजा गया था। ये सारा जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और यहाँ हम आपको बस स्टोरी के माध्यम से वो चीज़ दिखा रहे हैं। बाद बाकी सारा सवाल पूछा गया है। याद रखिएगा, फिर से एक बार रिविज़न कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि 1896-97 में महाराष्ट्र में कर के न देने के अपील के कारण इनको वहाँ के लोगों ने लोकमान्य दिया था। और इनका ही एक कथन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इनकी 2 पत्र है, केसरी और मराठा। मराठा जो है वो इंग्लिश में था और केसरी जो है वो मराठी भाषा में था।
तो 1881 में ये दोनों पत्र इन्होंने जारी किया था, जिसके लिए 1882 में इनको जेल हुआ था। लेकिन केसरी में इन्होंने होम रूल लीग से रिलेटेड जो आर्टिकल लिखे थे उसके लिए 1908 में इनको मांडले जेल भेजा गया था। 1908 में अरविंदो घोष को भी जेल भेजा गया था, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। 1927 में जब सैमन कमीशन बना और 1928 में जब भारत आया तो लाला लाजपत राय ने उसका कड़ा विरोध किया। तो कड़ा विरोध के कारण जो है इनके माथे पर लाठी बरसाई गई, जिसके कारण इनकी मौत हो गई। तो अब बताइए, जब ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाएगी तो क्या इंडिया अनहैप्पी हो जाए? अनहैप्पी ही ना रहेगा। तो याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया ये एक पुस्तक है जो कि लाला लाजपत राय ने लिखी थी। अगला सवाल है एसेज ऑन गीता वंदे मातरम। वंदे मातरम, यहाँ पत्रिका की बात हो रही है। वंदे मातरम एक गीत की नहीं, वंदे मातरम गीत की जब बात होगी तो वहाँ पर आएगा बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन यहाँ बात हो रही है पुस्तक एसेज ऑन गीता। ये पुस्तक अरविंदो घोष ने लिखा था। दूसरी पुस्तक, दूसरी पत्रिका है वंदे मातरम, ये अरविंदो घोष ने ही लिखा था। अगला है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया भी एक पत्रिका है जिसको कि बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो न्यू इंडिया। अगला सवाल है संध्या पत्रिका। संध्या पत्रिका जो है वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने लिखा था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो संध्या पत्रिका। और अभी जो सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, कहा गया, लेकिन सबसे पहले इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्होंने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने ही सरोजनी नायडू को नाम दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बाद बाकी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है बाद बाकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनको जो कहा जाता है वो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। एक पत्रिका था युगांतर। युगांतर एक पत्रिका था जिसके कि लेखक कौन थे? भूपेंद्रनाथ दत्त। भूपेंद्रनाथ दत्त किस पत्रिका के लेखक थे? तो युगांतर। आप जो आनंद मठ का नाम सुनते हैं, आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित एक वास्तविक कहानी है, जिसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इनसे ही एक गीत निकला है वंदे मातरम, जो कि आगे चल करके राष्ट्रगीत बना था। भारत जब हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उससे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नेहरू ने एक भाषण दे रहे थे। उसी का अंश है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी जो है ये नेहरू के द्वारा दिया गया 14 अगस्त 1947 के रात्रि के का ही भाषण है, जिसमें इन्होंने कहा था कि वर्षों पहले हम सभी ने नियति के साथ में एक वादा किया था, जिसको पूरा करने का समय अब आ चुका है। तो यह जो है नेहरू की ही पुस्तक, नेहरू के भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी से लिया गया है। 1857 में जो भारतीय सैनिकों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, उसको इंडिपेंडेंस राष्ट्रीय विद्रोह मानने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कहा है। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा पुस्तक है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किन्होंने लिखा था? वीडी सावरकर ने। इसमें किसका जिक्र है? तो 1857 के क्रांति का जिक्र है। भारत के अगर बिस्मार्क की बात करें तो बिस्मार्क का मतलब है एकीकरण। तो भारत का एकीकरण किन्होंने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लेकिन यदि हम लोग बिस्मार्क की बात करें तो उनका संबंध जर्मनी देश से है। अगला सवाल दादा भाई नौरोजी से है। दादा भाई नौरोजी ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, बहुत महान और बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। सबसे पहला सवाल याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर अधिकार था, उसमें भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा कुत्ता की श्रेणी में दिया जाता था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो कि 1892 में उदारवादी दल की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स का इन्होंने सदस्यता ले ली और वहीं रहकर इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना भी करी,
भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करी, साथ ही साथ रहनुमाई मजदयासन की सभा की भी इन्होंने स्थापना करी और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी इन्होंने स्थापना करी। और फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने किताब लिखा था जिसमें इन्होंने धन के अपवहन के बारे में बतलाया था कि किस तरह से भारतीय धन को लूटा जा रहा है। याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1867 से 68 के बीच में। महात्मा गांधी जो थे वो केवल एक ही धोती पहना करते थे, इसलिए इनको अर्धनग्न फकीर कहा जाता था। तो अर्धनग्न फकीर इनको कहने वाले कौन थे? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। भगवत गीता का आपने नाम सुना होगा, हर हिंदू व्यक्ति सुने होंगे, हर मुसलमान, हर धर्म के लोग भगवत गीता का नाम सुनते होंगे। भगवत गीता को माता कहा है, भगवत गीता को माता कहा है, किन्होंने कहा है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने भगवत गीता को माता कहा है। लेकिन इस भगवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, किन्होंने किया था? तो विल्किंसन्स ने किया था। कब किया था? 1785 में किया था। और किस संस्था के द्वारा किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब किया गया था? तो 1785। कुल मिलाकर के यदि हम लोग फिर से बात करें तो भगवत गीता का इंग्लिश कन्वर्जन जो है वो 1785 ईस्वी में विल्किंस ने किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत किया था। एक आपको नारा याद होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किन्होंने कहा था? तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गांधी जी के कुछ समाचार पत्र आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। पहला है आपका इंडियन ओपिनियन, दूसरा है हरिजन, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है नवजीवन। इंडियन ओपिनियन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही इसका प्रकाशन किया गया था। कब? तो 1903 में। हरिजन जो एक समाचार पत्र है ये 1933 में आया हुआ था। वहीं पर अगर हम लोग यंग इंडिया की भी बात करें तो वो भी 1933 में ही आया था। नवजीवन भी एक पुस्तक है जो कि गांधी जी का ही समाचार पत्र है। अबुल कलाम आज़ाद की बारे में बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने सबसे पहले 1912 ईस्वी में अल हिलाल के नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र इन्होंने जारी किया था, जो कि उर्दू भाषा में था। कब? 1912 में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? अल हिलाल। लेकिन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कानूनी रूप से उसको रोक लगा दिया, जिसके वजह से 1915 में उन्होंने अल हिलाल को रोक करके 1914 में रोक लगाने के बाद अल हिलाल को रोक करके अल बलाग जारी किया गया। अल हिलाल कब आया था? 1912 में। और अल बलाग कब आया था? तो 1915 में। इसके बाद हमारा लास्ट हमारा स्लाइड है जिसमें कि इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक लिखा गया था वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक लिखा गया था वो लिखा गया था वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। इन्होंने इसमें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। वैलेंटाइन शिरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। इसके बाद फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी। फ्रंटियर गांधी इनको क्यों कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार को? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में चला था तो उस समय उत्तर पश्चिम देशों में, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही किया था। इस वजह से इनको फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के नहीं थे, यानी कि ये विदेशी थे, लेकिन इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। यानी कि कह सकते हैं कि प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको कि भारत रत्न मिला था तो वो हैं हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता
किन्होंने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और कब कहा था? तो 1944 में कहा था। आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उस समय कहा था जब 1938 1939 इन दोनों के बीच में आपस में विवाद हो जाने के बावजूद भी गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से बुलाया था। एक पुस्तक है द हॉली फैमिली। द हॉली फैमिली पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो हैं वो द हॉली फैमिली के लेखक हैं। इसके बाद ही हम लोग बात करें महात्मा गांधी की और अन्य पुस्तकें हैं। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो पुस्तक आई थी वो 1909 में आई थी। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये 1928 में आया था। और वहीं पर हरिजन जो है 1933 में आया था। यदि हम लोग पश्चिमी भारत में जाएं, पश्चिम भारत में हमें एक व्यक्ति मिलते हैं गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम था? गोपाल हरि देशमुख। इनको लोकहितवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? लोकहितवादी। अगला है लाइफ डिवाइन। ये पुस्तक लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा था अरविंदो घोष। लाइफ डिवाइन हो गया इस बात की घोषणा कर दो, तो ऐसे याद रहेगा आपको। लाइफ डिवाइन हो गया इस बात की घोषणा कर दो, अरविंद घोष। सर सैयद अहमद खान जो हैं उन्होंने सबसे पहले 1875 ईस्वी में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल तो इन्होंने खोला ही था। और वही जाकर के 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नाम पड़ा उसका। साथ ही साथ सर सैयद अहमद खान ने एक समाचार पत्र भी इन्होंने जारी किया था, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये एक समाचार पत्र था। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे। इन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। भीमराव अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। कहाँ? तो बम्बई में। इसी ने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र को जारी किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत करी। एक उपन्यास था नील दर्पण। नील दर्पण जो था वो 1859 से 60 में नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को दिखाया था दीनबंधु मित्र ने। आप याद कैसे रखेंगे? नील दीन, नील दीन। तो इस नील दर्पण में 1859 से 60 के बीच के होने वाली घटनाओं का जिक्र मिलता है। जिस तरह से भगवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था विल्किंसन्स ने, उसी तरह से नील दर्पण को भी इंग्लिश में कन्वर्ट किया था मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था मधुसूदन दत्त ने। वंदे मातरम जो कि आगे चल कर के भारत का राष्ट्रगीत बना, उसको सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। और उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सियानी ने किया था। कौन सा वो राष्ट्रगीत था? तो वंदे मातरम। कब गाया गया? 1896 में। अधिवेशन कौन सा था? कोलकाता। अध्यक्षता किन्होंने की? रहमतुल्लाह एम सियानी ने। गीतांजलि पुस्तक को देखें तो इसके लिए 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर गीतांजलि की भाषा की बात करें तो उसमें बांग्ला भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सवाल ये बनता है कि गीतांजलि आखिर क्या है? तो कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि जो है वो कविताओं का संग्रह है। जैसे भी हम लोग देखें वंदे मातरम 1896 में गाया गया था, उसी तरह से जन गण मन जो है वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन 1911 में गाया गया जन गण मन। 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से इसको पब्लिश किया गया। कब? तो 1912 में। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का होता है एंड। अगले वीडियो में हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।